इंक्रीज़ इन क्राइम अगेंस्ट विमेन। तो एक लड़की ने खड़े होकर कहा कि सर ये स्टेटमेंट सही नहीं। 2020 से लेकर 2021 तक महिलाओं के प्रति जो क्राइम है उसमें 56.5% से 64.5% बढ़ोतरी। फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है वो ये कहता है कि 18 से 45 साल की जो औरतें हैं, लड़कियां औरतें हैं, उनमें मतलब हर 3 औरत में एक औरत ने किसी न किसी फॉर्म का वायलेंस क्राइम ज़रूर। रिपोर्टेड क्राइम्स में भी एक ऐसा स्टेट सबसे आगे खड़ा है जिस स्टेट की पुलिस और जिस स्टेट में एफआईआर दर्ज कराना एक बहुत मुश्किल काम है, वो स्टेट नंबर 1 पर छाप रखा था फेमिनिज़म के ऊपर। तो ऑब्वियसली सवाल बन गया कि फेमिनिज़म आपके हिसाब से क्या है, और उन्होंने ज़्यादा सोचा ही नहीं और सीधा सपाट जवाब दिया कि फेमिनिज़म का मतलब है औरतों का आदमी से ज़्यादा पितृसत्तात्मक परिवार है, पैट्रियार्कल सिस्टम है ना, ये पितृसत्ता के कारण है, पुरुषवादी सोच है, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ना, इसका सीधा सपाट जो रिलेशन है वो समाज में और या जो स्टेटस ऑफ वुमेन है उससे डिफाइन जो है। उनके नाम पे ज़मीनें कितनी हैं, कहाँ हैं, और जब हम ज़मीन की बात करते हैं तो पहला धोखा जो औरत के साथ होता है वो उसके अपने ही करते हैं, अपने ही माँ बाप। 2 हफ्ते पहले 500 रुपये दिए थे, उसका क्या हुआ? ठीक है, अब आप इस औरत से उम्मीद करेंगे कि ये अपने लिए कुछ फ़ैसला कर पाएगी, तो ये आपों से पूछा गया था कि उनको गर्लफ्रेंड कैसी चाहिए और वाइफ कैसी चाहिए, तो उनमें 85% लड़कों ने कहा था कि गर्लफ्रेंड तो उनको मॉडर्न चाहिए, वाइफ उनको पूछा गया था कि आप अरेंज मैरिज करना पसंद करेंगी या अपनी मर्ज़ी से। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऑलमोस्ट 80% लड़कियों ने कहा कि वो अरेंज मैरिज ही में देखेंगे। तो अब जो इस तरह के किरदार आपके सामने होंगे, ज़्यादातर जो मेल एक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो जो हीरोइन है उसका पीछा करते हैं, उसको तंग करते हैं, इस हद तक तंग करते हैं कि वो हाँ कर देती है। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आज मैं वायलेंस एंड हेट्रेड अगेंस्ट वुमेन इस विषय पे बोलने के लिए आपके सामने हूँ, और इस विषय पे बोलने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है, और मेरी वाइफ के बीच में भी इस बात को लेकर चर्चा रही है कि 8 मार्च को महिला दिवस जो मनाते हैं तो उसमें सिर्फ महिलाएं ही खड़ी होकर अपने मुद्दों के बारे में रखती हैं। तो पुरुषों को भी सामने आना चाहिए और सामने आके बात रखनी चाहिए। बात इसलिए भी रखनी चाहिए क्योंकि एक पुरुष होने के नाते हम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम लोग महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं कई बार, और किस तरह से हम उनका शोषण करते हैं, वो हमारे मुंह से ही आपको सुनना भी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस विषय के साथ न्याय कर पाऊँ। बात मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा जो मेरी क्लास में हुआ। मेरी क्लास के अंदर ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन मैंने रखा कि इंक्रीज़ इन क्राइम अगेंस्ट विमेन। तो एक लड़की ने खड़े होकर कहा कि सर ये स्टेटमेंट सही नहीं है, और ये स्टेटमेंट सही, मैंने उससे पूछा क्यों नहीं है, तो कहते ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी क्राइम होते थे, अब भी हो रहे हैं, इसमें कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं है, और इसको वैसे ही तूल दिया जा रहा है। किसी भी प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, समाधान है, वो तभी निकल सकता है जब पहले आप उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट तो करें, आप माने तो सही कि वो प्रॉब्लम है। तो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जो उस प्रॉब्लम को मानने से ही इनकार करता है। वो ये लेके चल रहा है कि ऐसी कोई समस्या है नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आज जो मैं आपके बीच में जो बात रखने जा रहा हूँ उसको मैंने 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश की है। जो पहला हिस्सा है, उस हिस्से में मुझे ये साबित करना है कि ये प्रॉब्लम है, और वो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा जो फैक्ट
दूसरा जो हिस्सा मुझे यहाँ रखना है वो ये है कि इसका कारण क्या है, और तीसरा हिस्सा कि जो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, इसमें से निकलने का तरीका वो क्या हो सकता है। तो ये 3 मुद्दों पे मुझे अपनी बात रखनी है यहाँ पे। पहले तो मैं ये जो बैनर लिखा हुआ है, इस बैनर में एक करेक्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है। वो अगेंस्ट वुमेन्स नहीं होना चाहिए था, वो फॉर वुमेन्स फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस एंड हेट्रेड होना चाहिए था। तो ऐसा लगता है कि ये औरतों को जो है वायलेंस और हेट्रेड चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी रहा। हाँ, पहली बात, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है, लेटेस्ट जो डाटा है वो क्या कहता है। और इसमें हम रिलाई कर सकते हैं जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है। वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो डाटा कहता है कि 2020 से लेकर 2021 तक महिलाओं के प्रति जो क्राइम है उसमें 56.5% से 64.5% बढ़ोतरी हुई है। और ये जो इंसिडेंट्स हैं ये पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, 1 लाख की जनसंख्या में जो है लगभग पहले 56% ये वायलेंस अगेंस्ट क्राइम वुमेन के केसेस आते थे, अब वो लगभग 65% के करीब जा रहे हैं। इसमें आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि एक FIR जो दर्ज होता है तो उसके पीछे कम से कम 10 केसेस ऐसे होते हैं जो रजिस्टर नहीं होते हैं। तब ये हालत है, एक कंपैरिजन के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा, 2022 में क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के सामने आए हैं वो लगभग 31,000 है। मतलब इस एक साल में 31,000 शिकायतें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के सामने आई हैं। और इसमें से जो मेजॉरिटी केसेस जो हैं वो एक कैटेगरी में फॉल करते हैं। वो कैटेगरी से ही आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से है। वो है क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स, पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा जो है उनके साथ जो वायलेंस किया गया है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा केसेस हैं वो है असॉल्ट ऑन विमेन विथ इंटेंट टू आउटरीच मॉडेस्टी, मतलब औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़। ये सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं। तीसरे नंबर पे किडनैपिंग और अबडक्शन है, और चौथे नंबर पे रेप केसेस हैं। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है वो ये कहता है कि 18 से 45 साल की जो औरतें हैं, औरतें हैं, उनमें मतलब हर 3 औरत में 1 औरत ने किसी न किसी फॉर्म का वायलेंस क्राइम ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये एक्सटेंड है क्राइम का। हम इसको कैसे नकारें कि ये है नहीं, ये क्राइम आपका, ये रिपोर्टेड क्राइम्स हैं। आप ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इस रिपोर्टेड क्राइम्स में भी एक ऐसा स्टेट सबसे आगे खड़ा है जिस स्टेट की पुलिस और जिस स्टेट में FIR दर्ज कराना एक बहुत मुश्किल काम है, वो स्टेट नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा केसेस हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस की। अगर आप बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल इसमें काफ़ी आगे है, और हरियाणा जो है ये कैटेगरी 4 स्टेट्स में आता है। और अजीब बात ये भी है कि केरल भी उसी कैटेगरी में आता है। तो अब कॉन्ट्राडिक्शन बहुत सारे हैं, इसको समझने की हमको ज़रूरत है। सो ये केसेस, ये क्राइम का जो रिकॉर्ड है ये आपके सामने है। अब जो चीज़ें मुझे इसमें साफ तौर पे बात करनी है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो है ना वो फेमिनिज़म को लेके भी है। मैं एक इंटरव्यू पैनल पे था और वहाँ पे एक कैंडिडेट थी जो इंटरव्यू दे रही थी, तो उन्होंने कोई एक पेपर छाप रखा था फेमिनिज़म के ऊपर। तो ऑब्वियसली सवाल बन गया कि फेमिनिज़म आपके हिसाब से क्या है, और उन्होंने ज़्यादा सोचा ही नहीं और सीधा सपाट जवाब दिया कि फेमिनिज़म का मतलब है औरतों का आदमी से ज़्यादा अच्छा होना। तो मैंने कहा मैडम आप इस डेफिनेशन के साथ जा रही हैं तो ज़रूर आपको दिक्कत होगी।
फेमिनिज़म किसी से किसी को बेहतर होने की बात नहीं करता है, फेमिनिज़म बराबरी की बात करता है। और मेरे हिसाब से तो हर आदमी को फेमिनिस्ट होना चाहिए, ये उसके फ़ायदे में है। फ़ायदे में क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि देयर इज़ डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, कि आप ये जो सारा बोझ आदमी अपने कंधे पे लेने की कोशिश करता है, इससे भी मुक्ति मिलती है कि ठीक है, उसका जो साथी है वो बराबर का हिस्सेदार है, वो बराबर का हिस्सेदार जिम्मेदारियों के लिए भी है। तो इसलिए फेमिनिज़म का जो सही डेफिनेशन है उसको भी समझ के आगे चलने की ज़रूरत है। अब ज़रा थोड़े से फैक्टर्स को देख लेते हैं कि ये कारण क्या है कि मतलब इतनी ज़्यादा हिंसा और औरतें जो है रिसीविंग एंड पे। मैंने जब भी ये चीज़ें, ये सवाल अपने क्लास के अंदर पूछा है तो लोगों ने अलग अलग रीज़न दिए कि हमारा जो है पितृसत्तात्मक परिवार है, पैट्रियार्कल सिस्टम है ना, ये पितृसत्ता के कारण है, पुरुषवादी सोच है, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। लेकिन मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ना, इसका सीधा सपाट जो रिलेशन है वो समाज में और या जो स्टेटस ऑफ वुमेन है उससे डिफ़ाइन होता है। स्टेटस, अब ये स्टेटस है क्या और कैसे डिफ़ाइन होता है? अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ स्टेटस चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो दो ही चीज़ों से तय होता है। एक, लैंड ओनरशिप, ज़मीन कितना है आपके नाम पे, वो आपका स्टेटस तय कर देती है। दूसरा, आप आर्थिक रूप से कितना स्वतंत्र हैं, ये आपका स्टेटस डिफ़ाइन करती है। अगर आप बड़े भाई हैं लेकिन अभी बेरोज़गार हैं और छोटा भाई जो है वो नौकरी पे है, तो घर परिवार के डिस्कशन में बड़े को कह देंगे कि तू थोड़ा बाहर घूम के आ, हमको ज़रूरी बात करनी है। स्टेटस डिफ़ाइन हो जाता है। अब इस दो पैरामीटर्स के हिसाब से औरतें कहाँ खड़ी हैं? औरतें जो हैं उनके नाम पे ज़मीनें कितनी हैं, कहाँ हैं? और जब हम ज़मीन की बात करते हैं तो पहला धोखा जो औरत के साथ होता है वो उसके अपने ही करते हैं, अपने ही माँ बाप करते हैं। दूसरा, औरतें क्या आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई हैं? इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। औरतों की विजिबिलिटी बढ़ी है पहले से ज़्यादा, वो वर्क प्लेस पे आई हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं, कामकाजी महिलाएं, उनकी संख्या लगातार बढ़ी है। लेकिन अगर वो शादीशुदा नहीं हैं तो उनकी कमाई, हमने देखा है कि ज़्यादातर केसेस में माँ बाप तय कर रहे होते हैं कि कैसे खर्च होगा, कैसे उसका इस्तेमाल होगा। और अगर शादीशुदा हैं तो वो पति तय कर रहा होता है, हस्बैंड तय कर रहा होता है। और बहुत सारे केसेस में वो ATM कार्ड भी पति के जेब में मिलेगा। इस औरत को कई बार ये भी नहीं मालूम होता कि उस ATM का पिन क्या है। हमने वो केसेस भी देखे हैं जहाँ जो हस्बैंड है वो एक बड़ी सी गाड़ी लोन पे लेता है लेकिन वाइफ के नाम पे, उसकी लगभग सारी तनख्वाह उसकी किस्त में जारी है और वो हर हफ्ते इससे पैसा मांगने पे मजबूर है। और ये भी हिसाब किताब पूरा रखता है, ये कहता है कि 2 हफ्ते पहले 500 रुपये दिए थे, उसका क्या हुआ। ठीक है, अब आप इस औरत से उम्मीद करेंगे कि ये अपने लिए कुछ फ़ैसला कर पाएगी, तो ये आपकी गलती है। ये बात माँ बाप को मालूम है। माँ बाप को मालूम है कि उनकी बेटी जो है वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, इसलिए वो अपने फ़ैसले नहीं कर सकती है। और इसलिए आप देखोगे हमारे सारे जो सिस्टम है रीति रिवाजों का, वो ऐसे बना हुआ है कि बेटी से कुछ नहीं लेते, आपने उसको देने लायक छोड़ा ही नहीं है, लेने की बात दूर की रही। ठीक है, तो इसलिए लड़कियों का, औरतों का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना ज़रूरी है, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर आप स्वतंत्र हैं तो आप अपने फ़ैसले लेने लायक हो जाते हैं। और कई बार वो फ़ैसले बहुत छोटी छोटी चीज़ों के होता है। आपको कपड़े कौन से पहनने हैं, किस रंग के पहनने हैं, ये भी कई बार आप तय नहीं कर पाते हैं क्योंकि पैसा कोई और लगा रहा होता है। तो इसलिए ये छोटे छोटे फ़ैसले जो होते हैं ना, अगर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो बड़े सवाल तो आप कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं नहीं छोटी छोटी चीज़ों में इनको तय करने देते हैं, जब बड़े मुद्दे आएंगे तब हम देख लेंगे। नहीं, ये छोटे मुद्दे ही तय करेंगे कि आप उन बड़े मुद्दों के बारे में बोलने लायक हैं या नहीं। और जब आपने इन छोटे मुद्दों पे कभी फ़ैसला नहीं लिया, तो जब बड़े मुद्दों पे आप मुंह खोलेंगे तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। आपको ये सुनना पड़ेगा कि अब तक तो तूने ऐसा नहीं कहा था, अब ये पट्टी तुमको किसने पढ़ाई,
या कहीं और घूमेगा बाहर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वाकई में चाहते हैं कि औरतों की स्थिति सुधरे तो उसका सोशल स्टेटस सुधरना ज़रूरी है, और वो स्टेटस सुधरेगा ही दो चीज़ों से, जब उसको उसका जायज़ हक मिलेगा और वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो पाए। तो ऑफ कोर्स इसमें शिक्षा का बड़ा रोल है, लेकिन इसमें हमको एक चीज़ और भी समझनी पड़ेगी कि मतलब जब हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की बात करते हैं तो इसके साथ कई लोग कहते हैं कि दहेज एक बड़ा मुद्दा है जी, जिसके कारण लड़कियां नहीं चाहते हैं, और दहेज हमने देखा है कि एक हिंसा का भी बहुत बड़ी वजह रहा है। मेरा अपना मानना है कि दहेज जो है ना, ये सबसे आसान तरीका है लड़की को उसके जायज़ हक से दूर करने का, सबसे आसान तरीका है। क्योंकि आप दहेज में देते क्या हैं, आप जो कुछ भी देते हैं दहेज में, इकोनॉमिक्स कॉमर्स से कोई होगा तो वो जल्दी समझ जाएगा, उस सब चीज़ों की डेप्रिशिएटिंग वैल्यू होती है, पहले दिन से उसकी कीमतें टूटती हैं। आपने गाड़ी दी, शोरूम से निकलते 10,000 गए और हर दिन उसकी कीमत कम हो रही है। जो एप्रिशिएटिंग वैल्यू की चीज़ है जैसे ज़मीन, वो आप नहीं देते हैं। और अगर आप दें अगर आप दें तो वो शादी में खर्चे में कटौती कर देते हैं। बहुत समझदार है माँ बाप, बच्चे शायद इतने नहीं हैं। तो इसलिए ये दहेज जो है ये लड़की को उसके जायज़ हक से दूर रखने का सबसे आसान तरीका है। दूसरी बात जो हमने नोटिस किया है वो है कि लड़कियों को आप पालते किस तरह से हैं और लड़कों को पालते किस तरह से हैं। एक इंटरव्यू में हमने एक लड़की से सवाल पूछा था कि क्या आपको लगता है कि पढ़ी लिखी लड़कियां जो हैं इन्होंने ज़्यादा घर तोड़े हैं बनिस्बत इसके कि बनाए हैं। और मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, उस लड़की ने हाँ ही कहा कि हाँ, ये ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं तो अब इनको अपने हक़ का पता लग गया है, तो इसलिए इनके साथ कुछ गलत होता है तो ये अपने हक़ मांगती हैं। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल जायज़ लगेगा, लेकिन इस स्टेटमेंट के अंदर एक बात छुपी है कि वो लड़की सोच नहीं पा रही है। क्यों नहीं सोच पा रही है? क्योंकि यही उसको सिखाया गया है। क्या वो ये सोच नहीं पा रही है कि वो जो चीज़ उसके सामने है उसको वो समझने की भी कोशिश नहीं कर रही है कि लड़कियां बदल गई हैं, लड़कियां बदल भी रही हैं क्योंकि पढ़ लिख रही हैं, वो नौकरी में जा रही हैं, लेकिन लड़के नहीं बदले हैं। लड़के वैसे ही पाले जा रहे हैं और उनको ये कहा जाता है कि तुम्हारी शादी होगी और तुम्हारी सेवा और हमारी सेवा करने वाली कोई आएगी। तो लड़कों का माइंडसेट नहीं बदला है। अभी रिसेंटली एक इंडिया टुडे का सर्वे आया था और उस सर्वे में मतलब नॉर्थ साउथ का डिवाइड अपनी जगह है, बट मैं सिर्फ नॉर्थ के रेफरेंस में बात करूँगा। और उस सर्वे रिपोर्ट में लड़कों से पूछा गया था कि उनको गर्लफ्रेंड कैसी चाहिए और वाइफ कैसी चाहिए। तो उनमें 85% लड़कों ने कहा था कि गर्लफ्रेंड तो उनको मॉडर्न चाहिए, वाइफ उनको ट्रेडिशनल चाहिए। मतलब गर्लफ्रेंड तो वो होनी चाहिए जो उसके हिसाब से उसकी बाइक के पीछे बैठे घूमे फिरे, वो फ्रीडम एंजॉय करे, लेकिन वाइफ ट्रेडिशनल होनी चाहिए। और यही सवाल लड़कियों से पूछा गया था कि आप अरेंज मैरिज करना पसंद करेंगी या अपनी मर्ज़ी से। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऑलमोस्ट 80% लड़कियों ने कहा कि वो अरेंज मैरिज ही पसंद करेंगी। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये सोच कहाँ से आ रहा है, वो हमको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत लड़कियां जिनके साथ अब्यूज़ होता है घरों में शादी के बाद भी, कॉमन एलिमेंट क्या है कि बचपन से उन लड़कियों में एक चीज़ डाली नहीं जाती है जिसको हम सेल्फ़ एस्टीम बोलते हैं या सेल्फ़ रेस्पेक्ट बोलते हैं। कोई भी लड़की जो अपनी इज़्ज़त करती है वो अब्यूज़ नहीं होगी, वो स्टैंड लेगी। माँ बाप को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं कि उनकी बेटी अब्यूज़ ना हो तो उसको अपनी इज़्ज़त करना सिखाएं। हमारा जो सिस्टम है उसमें हम अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि कैसे और कितना ह्यूमिलिएशन आपको सहन करना है और किस किस तरीके से सहन करना है। जब आप उसको ये ह्यूमिलिएशन सहन करना सिखाते हैं तो एक तरह से आप उसको अब्यूज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप उसको सेल्फ़ रिस्पेक्टिंग बनाइए, उसको अपनी इज़्ज़त करना सिखाइए, तो शायद उसके साथ ये अब्यूज़ कम होगा। और अगर कोई करने की कोशिश भी करेगा तो वो रिएक्ट करेगी।
वो स्टैंड लेगी। हमने देखा है कि हमारे समाज में औरतों को अलग अलग स्लॉट्स में रखा गया है, और ये सब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कंट्रोल मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होता है, कि नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया चलती है कि औरत माँ है और माँ के नाम पे उसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, और माँ के नाम पे जब ग्लोरीफाई करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि माँ तो हमेशा सेक्रीफाइस करेगी ना, माँ अपना कंफर्ट थोड़ी देखेगी, माँ को सेक्रीफाइस करना है, तो उसमें उसकी अपनी सेल्फ की आइडेंटिटी ख़त्म होती है। इसी तरह से वो बहन होगी किसी की, वो वाइफ होगी किसी की, है ना, वाइफ के नाम पे, बहन के नाम पे ये उसको बांध दिया जाता है कि वो इस दायरे में रहे। और इन सब से बढ़कर जब हम कहते हैं कि वो और कुछ नहीं, वो तो देवी है, तो देवी कहते ही देवी की सारी चीज़ें उसको करनी पड़ेंगी। कैसे? द कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी वो अपने आप देवी होने के कारण उससे चिपक जाएगी। पवित्रता जो है वो देवी के साथ एसोसिएटेड है। अब आपने उसको देवी कह दिया है तो पवित्र रखने की, और वो पवित्र क्या होगा वो आपके समाज ने ऑलरेडी तय कर रखा है, और इस तरह से आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये क्यों नहीं होता है कि हम उसको एक व्यक्ति के तौर पे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? वो एक व्यक्ति है, उसकी भी इच्छाएं होंगी, उसकी भी कुछ कामयाबी भी मिलेगी, उसको कुछ असफलताएं भी उसको फेस करनी पड़ेंगी। हम ये क्यों नहीं मान लेते? ब्रीफ कर दिया। हाँ जी, इन सब चीज़ों में मीडिया का अपना एक रोल रहता है। मीडिया का अपना रोल किस तरह से? वो स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देता है, वो जो एग्जिस्ट करती है सिस्टम्स, उसके हिसाब से वो उस स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देता है। कि हम लोग सीरियल्स में जो जिन किरदारों को देखते हैं उनमें वो औरतें दिखाई देती हैं जो सारा दिन पूरे घर का सारा काम संभालती हैं, लेकिन उनके चेहरे का मेकअप ख़राब नहीं होता है, उनके कपड़े डिज़ाइनर ही रहते हैं। और यही उम्मीद बहुत सारे घर के लोग अपनी बहुओं से रखते हैं कि वो परफेक्ट होनी चाहिए, नियर परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये मीडिया इमेज एक देता है। दूसरा, मीडिया एक और इमेज देता है जो टिपिकल मेल गेज बोलते हैं, पुरुष की नज़र से। और पुरुष की नज़र से वो मेल गेज मीडिया किस तरह से देता है? आप लोग फिल्में देखेंगे तो आप जो इस तरह के किरदार आपके सामने होंगे, ज़्यादातर जो मेल एक्टर्स हैं वो क्या करते हैं? वो जो हीरोइन है उसका पीछा करते हैं, उसको तंग करते हैं, इस हद तक तंग करते हैं कि वो हाँ कर देती है। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप मैसेज यही दे रहे हैं कि यही तरीका है, ठीक है। तो ये मीडिया भी अपना एक रोल प्ले करता है। और बिना मैं एक मुद्दे के ऊपर बोले अगर यहाँ से चला जाऊँ तो वो बहुत बड़ा अन्याय होगा, और वो है कि ये जो प्रगतिशील समाज हम बोलते हैं और प्रगतिशील संगठन हम बोलते हैं, इन प्रगतिशील संगठनों में, इन प्रगतिशील लोगों में वो लोग भी हैं जो प्रगतिशील होते नहीं हैं। उनको एक प्रगतिशील औरत बहुत अच्छी लगती है और वो उस औरत को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उनको प्रगतिशीलता बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कि ऐसी औरत को कंट्रोल करना, काबू करना उनको बहुत अच्छा लगता है। आपके सामने वो लिव इन रिलेशनशिप के केसेस आए हैं कई सारे, और उसमें बहुत ब्रूटल मर्डर्स आए हैं। ज़्यादातर लड़कियां जो उन रिलेशंस में थी वो कुछ ना कुछ एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम एंजॉय करती थी, उनमें एक लेवल ऑफ बोल्डनेस था, और वो बोल्डनेस इनको अट्रैक्ट कर दिया, और इन्होंने मतलब उस बोल्डनेस को पसंद किया, लेकिन उसको काबू करने के लिए उनके पास आए। ये एक अचीवमेंट था, एक तमगा था उनके लिए कि उन्होंने एक स्वच्छंद नारी को काबू कर लिया, अब वो उसकी है। मैंने प्रगतिशील संगठनों के बारे में इसलिए कहा कि हमारे सामने एज ए साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे केसेस आए, और हमने ये देखा है कि वो संगठन जो है वो उन औरतों को जो दूसरी औरतों के हक़ के लिए लड़ते हैं, जब उनके घर परिवार में दिक्कत होती है तो उनको समझाया जाता है कि इसको दबा दो, इसके ऊपर बात मत करो, क्योंकि इससे हमारी जो इमेज है वो ख़राब होती है, और एक लेबल हमारे ऊपर लगता है कि इनके ही घर नहीं बसे, ये दूसरों को भी नहीं बसने देते।
अब उसमें होता ये कि सही और गलत के बीच में फ़ैसला छूट जाता है और आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। आप जिस मर्जी प्रगतिशील संगठन में काम करते हैं तो भी अगर आपको लगता है कि आपने जिससे शादी की थी वो व्यक्ति वो नहीं है जो आज आपके साथ है, तो आपको उस रिलेशन से बाहर निकलने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर वो हिम्मत वो संगठन आपको नहीं दे पाया तो आप गलत जगह पे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है उसके साथ रह के। ये फ़र्क आपको करना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ 2 कंसेप्ट्स। एक कि जो राजनीतिक विचारधारा है, जिस तरह की राजनीतिक विचारधारा चलेगी उसका असर सबसे ज़्यादा महिलाओं के ऊपर पड़ेगा। अगर आपकी राजनीतिक विचारधारा नफ़रत की है, आपकी राजनीतिक विचारधारा हिंसा की है, तो इसमें सबसे रिसीविंग एंड पे औरतें ही होंगी। आप चाहे जो मर्जी दंगे उठा के देख लीजिएगा, हर दंगों में सबसे बुरा अगर किसी के साथ हुआ है तो औरतों के साथ हुआ है। तो इसलिए ऐसी किसी विचारधारा को आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो नफ़रत पे आधारित हो, जो हिंसा पे आधारित हो। तो आप इस मुद्दे की बात कर सकते हैं। एक मुद्दा आया था मैरिटल रेप का, और ये कोर्ट में भी मामला आया। हमारे सरकार का स्टैंड ये था कि अगर इसके ऊपर कोई सज़ा फिक्स हो जाए तो हमारे परिवार ढह जाएंगे। अब मुझे बड़ा हैरानी हुई कि आपका परिवार जो है मैरिटल रेप पे टिका है क्या? और अगर टिका है तो इसको तो ढह जाना चाहिए। मैरिटल रेप क्या है? मैरिटल रेप का मतलब ये नहीं है कि उसमें साबित करना पड़ेगा कि इसने रेप किया है। मैरिटल रेप उस सिचुएशन को बोलते हैं जहाँ पे ये साबित हो गया कि ये रेप हुआ है, लेकिन क्योंकि ये पति है इसलिए इसको माफ़ किया जाता है, इसको छोड़ा जाता है, एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो हमारा कैसा समाज है जो रेप को एग्जेम्प्ट कर रहा है? अगर रेप को एग्जेम्प्ट कर रहा है तो क्या आप ये सोचने के लिए बाध्य नहीं हैं कि एक महिला जो है, एक लड़की जो है, उसके शरीर के ऊपर उसका अधिकार नहीं है क्या? क्या वो खुद ये तय नहीं कर सकती क्या? और शादी का मतलब क्या है कि उसके शरीर के ऊपर भी हक किसी और का हो गया। जिस दिन हम इन मुद्दों के ऊपर खुल के बात करके स्टैंड लेने लगेंगे तब हम मान सकते हैं कि इसमें कुछ सुधार होगा। अब ये वायलेंस क्यों रुकना चाहिए, इसका एक आर्थिक पक्ष भी है। आर्थिक पक्ष ये है कि महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती है, इस हिंसा से हमारी जो जीडीपी है, बहुत अजीब सी टेक्निकल सी बात है, हमारी जो जीडीपी है इसको $770 बिलियन का नुकसान होता है। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये मैकिन्जी का रिपोर्ट है 2015 का। वो ये कहता है कि $770 बिलियन का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि औरतों के खिलाफ हिंसा होती है, उनको काम करने के लिए सही माहौल नहीं मिलता है। ये अमाउंट कितना बड़ा है ये अगर आपको देखना हो तो आप ज़रा हमारा हेल्थ का बजट देखिएगा। हमारा जो हेल्थ का बजट है इसका 10 गुना है। तो ये हिंसा हर हालत में बंद होनी चाहिए। ये ना हमारे समाज के लिए ठीक है, ना हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से ठीक है, ना हमारे अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है। मैं इसके साथ ही साइकोलॉजिकल फैक्टर रह गए हैं, टाइम बहुत कम है, मैं बहुत रश कर रहा हूँ उसके थ्रू। एक बेसिक चीज़ समझिएगा कि हेट्रेड और वायलेंस जो है, नफ़रत और हिंसा, इसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट है डीप रूटेड सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी, हीन भावना। जो आपके अंदर एक गहराई तक हीन भावना होती है ना, वो आपको हिंसात्मक बनाती है, वो आपको नफ़रत करना सिखाती है। अब मैं सिर्फ ये औरत के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पूरी नफ़रत और हिंसा जो है उसके पीछे बहुत डीप रूटेड इनसिक्योरिटी रहती है, असुरक्षा की भावना रहती है। दूसरा, ये जो एक परसेप्शन है स्ट्रॉन्ग क्या है, ताकतवर कौन है, ये परसेप्शन का खेल है, ये देखने का नज़रिया है कि आप किसको ताकतवर कह रहे हैं और किसको कमज़ोर कह रहे हैं। यहाँ पे लोग जो हैं आदमी को ज़्यादा ताकतवर मानते हैं, औरत को कमज़ोर मानते हैं। फिज़िक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, फिज़िक्स में पावर किसको कहते हैं, हाउ इट इज़ डिफाइंड, इट इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क, कि आपके काम करने की क्षमता को आप ताकत कहते हैं। अगर वो डेफिनेशन सही है तो हरियाणा में मैंने घरों में, खेतों में गाय भैंस को संभालते हुए हर जगह
औरतों को कई गुना ज़्यादा काम करते देखा है एज़ कम्पेयर टू मैन। इतना ही काम आप एक आदमी से करवा के देख लीजिए, शाम को बिना पौवे के सोएगा नहीं। दैट इज़ द सिचुएशन। तो इसलिए ये ताकत क्या है इसको भी समझने की ज़रूरत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि विक्टिम शैमिंग नहीं होना चाहिए। भाई आप सारा ओनस जो है जिसके साथ हिंसा हुई उसके ऊपर डाल देते हैं। एक लास्ट इंसिडेंट सुना के मैं आपको ये वाइंड अप करना चाहूँगा। इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर हुई है मार्गरेट थैचर। आयरन लेडी मानते हैं, स्ट्रॉन्ग वुमेन मानते हैं, ठीक है। मार्गरेट थैचर जो है उसकी एक बेटी और एक बेटा था। वो अपने बेटे को बहुत पसंद करती थी और अपनी बेटी को बार बार कहती थी कि तुम कमज़ोर हो, मेरा बेटा ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। और मार्गरेट थैचर के कैबिनेट में सिवाय उसके कोई और औरत नहीं थी, ठीक है। खुद सोच के देखिएगा, एक बहुत पावरफुल पोजीशन में बैठी औरत और वो ये मानती थी कि उसका बेटा ताकतवर है, बेटी नहीं, ठीक है। तो ये फीलिंग्स कहाँ से आ रही हैं? इसका सिर्फ पावर से लेना देना नहीं है। ये आपका जो सारा कंडीशनिंग है, माइंडसेट जिस तरह से बनता है, वो आपको इस तरह की सोच के लिए बाध्य करता है। इसके साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा और कोई क्वेश्चन सवाल हो तो आप रख सकते हैं। थैंक यू। टाइम तो नहीं है, और भी तो बोल रहे हैं। पूछो तो 2-3 आदमी बोलना है। इस तरह का है और ऐसे एक्सपर्ट नजरों से मिलते ही। डॉक्टर साहब 2022 से आप लगा लें, हर फोर्टनाइट में एक न्यूज़ जरूर मिलेगी आपको कि ओट में किसी दूसरे आदमी से मिलके